हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज डेली करेंट अफेयर में करेंगे 17 और 18 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। ओके। और हमने जितना भी अभी जुलाई का करेंट अफेयर था जो हमने अभी अपलोड नहीं किया था, तो सारे करेंट अफेयर जुलाई का अपलोडेड हो चुका है। तो आप उसको जाके ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले ये अपलोड नहीं था तो मैंने अपलोड कर दिया, तो जाके इसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करेंट अफेयर को, 17-18 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। पहले करेंगे कल के करेंट अफेयर का हम लोग रिवीजन, हेडलाइन का रिवीजन करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे कल करेंट अफेयर का। तो हम लोग जाएंगे आज के करेंट अफेयर के ऊपर। ठीक है। कांग्रेस के एमपी हैं और एडवोकेट भी रह चुके हैं। मैंने कल बताया था जिन्होंने रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया है। ये बुक जो लिखा गया है ये किनके द्वारा लिखा गया है और ये प्रेजेंट करने वाले हैं, उनका नाम है केटीएस तुलसी। कांग्रेस एमपी हैं और एडवोकेट हैं और ये बुक लिखे इनकी माँ, केटीएस तुलसी की माँ, उनका नाम है बलजीत कौर तुलसी। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बुक का आप नाम देख सकते हैं, बुक पे आ सकता है रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। किसने लिखा? ऑथर बाय हिम। ठीक है। तो बलजीत कौर तुलसी। ठीक है। केटीएस तुलसी राज्यसभा मेंबर भी हैं कांग्रेस के। कहां से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें कवर करना है। जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, वो अभी हाल में ही कहीं दौरे पर थे जॉर्जिया में। ठीक है। तो जॉर्जिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जॉर्जिया की राजधानी बता सकते हैं कमेंट करके आप लोग, तबिलिसी है। तो जॉर्जिया के फॉरेन मिनिस्टर डेविड जल कैलियानी के साथ उन्हें एक मूर्ति का अनावरण किया है, स्टैटू ऑफ महात्मा गांधी। कहां पे? तबिलिसी पार्क में। तबिलिसी पार्क में। ओके। बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, बांग्लादेश के जिन्होंने टेस्ट अभी हाल में बोला कि हम टेस्ट इस्तीफा लेंगे, रिटायर होंगे, वो है महमूदुल्लाह। लास्ट टेस्ट खेलेंगे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, ओके, बोला है कि इंडिया में बैडमिंटन होगा चैंपियनशिप 2026 वाला। 2026 के वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की अगर हम बात करेंगे तो कौन करवाएगा? इंडिया। 2026 में कहाँ होगा? इंडिया में होने वाला। 23 वाला कहाँ होगा? चाइना में होने वाला। ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर बात करें मलेशिया में है और पॉल इरिक होयर लॉसन इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कल मैंने बताया था फीफा मेन वर्ल्ड कप की बात करेगा 22 वाला, वो कतर में होगा। 26 वाला कहाँ होगा? कनाडा में होगा। कतर कनाडा, मतलब इट मीन्स ध्यान देख सकते हैं 22 वाला 26 वाला फीफा मेन वर्ल्ड कप। वही फीफा वीमेन वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो 23 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो होने वाला 23 में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ओके। एंड अंडर 20 की अगर हम बात करते हैं तो वो होने वाला है इंडोनेशिया में। तो 23 का अंडर 20 मेन वर्ल्ड कप। कौन सा? मेन वर्ल्ड कप। अब देखिए बात करेगा 2022 का फीफा अंडर 20 वीमेन वर्ल्ड कप, तो वो कहाँ होने वाला है? कोस्टा में। अंडर 20 मेन वर्ल्ड कप इंडोनेशिया, अंडर 20 वीमेन वर्ल्ड कप कोस्टा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगर केवल मेन वर्ल्ड कप की बात करेगा जिसमें अंडर 20 या कुछ ऐसा नहीं, मतलब सिंपल अगर मेन वर्ल्ड कप की बात करेगा तो मेन वाला 2022 में होने वाला है और अंडर 20 वाला कब होने वाला है? मेन वाला 2023 में होने वाला। वही अगर हम बात करते हैं वीमेंस वाला तो अंडर 20 जो अगर बात करते हैं महिला मेन वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में होने वाला है। लेकिन वही अंडर 20 वाला कब होने वाला है? 2022 में। उल्टा है। ठीक है। मेन वीमेंस में उल्टा है, अंडर 20 में एक दूसरे से एक साल पहले एक साल पीछे, ध्यान रखिए। ठीक है। तो पहला अगर मेन वर्ल्ड कप की बात करें तो कतर में होने वाला। 4-5 चीजों को देखेंगे तो हमें ऑलरेडी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है। 2023 का फीफा अंडर 20 पेरू। अब ये देखिए महत्वपूर्ण कौन सा? ये वाला अंडर 20 वीमेन वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया। ये महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। ऊपर वाला ये और ये। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, चार को कम से कम याद रखना है कोई भी हाल में। ठीक है।
चलते हैं आगे नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्री देव बहादुर देवुआ, ठीक है, शेर बहादुर देवुआ, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर 5th बार बने हैं नेपाल के। विद्यादेवी भंडारी प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं, ये हमने कल करंट अफेयर में किया था। भीम यूपीआई लॉन्च करने वाला पहला हमारा पड़ोसी देश है भूटान। ओके, भीम यूपीआई लॉन्च करने वाला। ओलंपिक में जो जिम्नास्टिक प्रतियोगिता होगा, जो जिम्नास्टिक इवेंट्स होंगे, उसके जो जज बने हैं इंडिया की तरफ सिलेक्ट हुए वो है ध्यान दीजिएगा दीपक काबरा, दीपक काबरा। और अगर हम प्रणति नायक की बात करें तो जिम्नास्टिक में इस बार जो खेलेगी इंडिया की तरफ से मात्र एक, वो है प्रणति नायक, जिम्नास्टिक में सिलेक्ट हुए हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए, ठीक है। पवन सिंह शूटिंग के लिए जज बने हैं। मरियप्पन थंगावेलु, तो ये पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए फ्लैग वेयर सेरेमनी में रहेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक का इस बार जो मैस्कट है शुभंकर है, आप देख सकते हैं, एक मेराय तोबा, एक सोमैटी। तो एक है पैरा ओलंपिक का और एक है आपका टोक्यो ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक डिसेबल्ड के लिए होता है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, विकलांग लोग हैं, उनके लिए होता है पैरा ओलंपिक। ओके, अभी हाल में ही पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए एक जो स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा पैरा ओलंपिक्स एथलीट्स को। वो कहाँ बनने वाला है? 6 जगह बनेगा और पहला स्थापित होने वाला है अहमदाबाद में, मैंने ये बताया था, ठीक है। अब देखिए, इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेयर सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी, जब टोक्यो ओलंपिक शुरुआत होगा तो जो फ्लैग बेयर, जो झंडा लेके भारत का जब एक तरह से प्रतिनिधित्व करेंगे, वो मैरी कॉम है और एक मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह के बारे में ध्यान रखिए कि अभी हॉकी के कैप्टन बने, ठीक है। वही क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है? बजरंग पुनिया, जो कि एक रेसलर है। टोक्यो 2020 अगर हम बात करें, उसकी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? सीको हैशिमोटो, सीकी हैशिमोटो, ठीक है, सेको हैशिमोटो। तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं, इस बार बने हैं। लोकसभा में आपके नरेंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में पहले थे थावरचंद गहलोत, जो कि अब सीएम, जो कि अब गवर्नर बन चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कमेंट में बताना कि थावरचंद गहलोत को कहाँ का गवर्नर बनाया गया, ठीक है, साउथ इंडिया में राज्य है, बताना आपको कमेंट करके। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। जितने भी कैबिनेट अभी परिवर्तन हुआ है उसको तो कैसे भी करके आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट से सवाल एक न एक सवाल आने की संभावना है और पूछ सकता है। इसलिए जो भी कैबिनेट रिसफल हुआ है, सारे कैबिनेट को अलग अलग कैबिनेट मिला है, वो बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है सब, ठीक है। मैं बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, 4-5 तो कम से कम याद रखना है, कम से कम। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 वाला होगा हरियाणा के पंचकूला में, होने वाला था 2020 में, नहीं होगा। देख सकते हैं, सॉरी 2021 में होने वाला था, 2022 में होगा। 4 अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ। दिल्ली में पहला हरियाणा टॉप मारा, सेकंड पुणे हुआ, महाराष्ट्र टॉप मारा, तीसरा आसाम गुवाहाटी में महाराष्ट्र टॉप मारा, चौथा पंचकूला हरियाणा में होगा। इस बार कौन टॉप मारेगा ये बताना, ठीक है। इन तीनों में ही से महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन तीनों में से कोई ना कोई टॉप मारेगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है हरियाणा ही टॉप मार दे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होता है, अभी तक एक बार हुआ। कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा, सी याद है क्या? कलिंगा यूनिवर्सिटी में हुआ था या कलिंगा इंस्टीट्यूट में हुआ था, 2020 में हुआ था। जीता पंजाब यूनिवर्सिटी, टॉप पर हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी। दूसरा होने वाला है कर्नाटका में जैन यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ओके, कौन जीतेगा नहीं होगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन 2021 में ही होने वाला है। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका में, हो सकता है 2022 में होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ होगा? कर्नाटका में, जब भी होगा तो। नारगोल एयरपोर्ट है, नारगोल पोर्ट है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा गुजरात के तट पे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसका बहुत ज्यादा बिजी पोर्ट हो गया, उसका उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। तो उस पोर्ट के थोड़ा सा उसको एक तरह से कहने का मतलब कि उसे कम करने के लिए भार को गोवा में, गुजरात में बनने वाला है नारगोल पोर्ट। नारगोल पोर्ट बहुत ही चर्चा में रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा वहां पे ग्रामीणों ने विरोध इसका किया, ठीक है, समझ रहे बात को। ये चलते हैं, केशव दत्त का हाल में निधन हुआ, हॉकी से संबंधित है वो, ध्यान रखिएगा, हॉकी से संबंधित है केशव दत्त, जिनका हाल में ही निधन हो गया, 2 बार स्वर्ण पदक। तो ये ध्यान रखना किनका निधन हुआ, किस चीज से, वो
संबंधित है। नीचे आपके सामने है, सारे पढ़ लेना है, ठीक है। बिजली रिपोर्ट आया है, एनुअल लाइटिंग रिपोर्ट, कि जो लाइटिंग होता है बरसात के समय जो बिजली कड़कती है उनसे कितने लोगों की मौत होती है। तो उसमें सबसे टॉप पे स्टेट हमारा बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा मौतें होती है, ठीक है। बिहार में 401 मौतें हुई हैं पूरे, अगर हम बात करते हैं 1 साल के अंदर, केवल बिजली से, बिजली कड़कने, बिजली गिरने से। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। रिपोर्ट की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इंडिया में 1.85 करोड़ 1.85 करोड़ 2020 से लेकर 2021 की बात करेंगे, इतने लोगों की मौत, मतलब वो कहने का मतलब इसका झटका लगा 1.85 करोड़ का, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। विच इज द हाइएस्ट रैंक इंडिया सिटी इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप को डेवलप करना है, कहीं भी हमको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उसके लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा बहुत अच्छे तरीके से, वो शहर है बेंगलोर। बेंगलोर में कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना देखते हैं आपको, एन अकेडमी हो गया, बहुत सारी चीजें तो बेंगलोर से ही स्टार्ट हो गए। तो बेंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इकोसिस्टम मिल जाता है, सब कुछ ऐसे भी टेक्नोलॉजी हब है वो, तो वहाँ पे मिलता है। वो 2021 में जो इसका जो रैंक जारी किया गया उसमें बेंगलोर टॉप पे ही आया, ठीक है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो बेंगलोर का नंबर है 10th। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया का रैंक है 20, ठीक है। मैंने नीचे में कमेंट में आपको, सॉरी नीचे मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया। टॉप 5 कंट्री है अमेरिका, सेकंड में ब्रिटेन, थर्ड इजराइल, कनाडा एंड जर्मन, याद रखना, ठीक है। टॉप सिटी है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, बीजिंग। इस बुक को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। लिखा गया है आकाश रैनिसन के द्वारा। क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया, उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया गया बुक। ये बुक को नाम याद रखिए, बुक के लिखने वाला का नाम है आकाश रैनिसन। जलवायु कहाँ होगा परिवर्तन, आकाश में, याद रखा, आकाश रैनिसन, ठीक है। चलते हैं आगे। आज की हेडलाइन, असम के सीएम ने लॉन्च किया है, ध्यान दीजिएगा। आकाश के सीएम ने जिन महिलाओं का हस्बैंड का डेथ हो गया कोविड-19 चलते, तो उन विधवाओं को 2.5 लाख का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, 2.5 लाख का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा कोविड-19 विडोज के लिए, ठीक है। तो इस असम सीएम ने लॉन्च किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, ठीक है। अभी देखिए, अभी असम में ही आपके 2 नए नए नेशनल पार्क, ठीक है, कमेंट में बताना, एक रायमोना नेशनल पार्क एंड जो 7वां नेशनल पार्क है उसका आंसर आपको बताना है कि 7वां नेशनल पार्क असम में कौन होगा, ठीक है, कमेंट में बताना। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय इटली रोम में, कहाँ मुख्यालय है, रोम में, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। और इस बार वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है शकुंतला हरक सिंह थिलसेट को। इसने रिपोर्ट जारी किया, इस द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, किस तरह से फूड का पूरे मतलब कहने का मतलब पूरे विश्व में पोषण और भोजन का क्या सुरक्षा है उसके मामले में। उसमें बताया गया कि 2020 में अगर हम बात करते हैं तो 720 से लेके 811 मिलियन तक लोग आपको हंगरी, इट मीन्स की भूखे लोग, 720 से लेके 811 मिलियन तक इतने लोग भूखे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा ये आप देख सकते हैं मतलब संख्या है कि लोग भूखे हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया सबसे ज्यादा, एशिया में 418 मिलियन लोग भूखे हैं, हंगरी हैं, जिन्हें पोषण की कमी है। अफ्रीका में 282 मिलियन। तो पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 811, उसका आधा तो एशिया में लोग भूखे हैं। उसके बाद एक तिहाई देखते हैं तो अफ्रीका में भूखे हैं, समझ रहे हैं, इतने लोग भूखे हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी अमित शाह, ठीक है। कॉर्पोरेट मंत्रालय बना है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, नया मंत्रालय बना है, सहकारिता विभाग बना है, उसके मिनिस्टर भी अमित शाह हैं। और इन्होंने एक नया बना हुआ अभी हाल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सिस्टम,
कुल मिला के नारकोटिक्स को लेके या कोई भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, मतलब जो भी मादक पदार्थ है जो नशा वशा कर देता है, उनको रिसर्च किया जाएगा, उनको एनालिसिस किया जाएगा, उसके लिए सेंटर फॉर एक्सलेंस बनाया गया है। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोरेंसिक साइंस कहाँ पे, तो अहमदाबाद, ये ध्यान है। ठीक, कहाँ, अहमदाबाद। अभी हाल में ही गांधीनगर में, गांधीनगर रेलवे स्टेशन में सबसे फर्स्ट ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पे 5 स्टार होटल है। तो गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है उसको अगर आप जाके देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया गया, बहुत ही अच्छा बनाया गया। ठीक है, हमने जाके उसको देखा है इसलिए। अब देखिए, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा हैं। इन्होंने भी स्कीम लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम। इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक टैक्सी का इस्तेमाल करें, और जो भी इस इलेक्ट्रिक बाइक को लेंगे, इलेक्ट्रिक टैक्सी को लेंगे लोग, उनको सब्सिडी वब्सिडी मिलेगा। उससे क्या होगा कि वो लोग कहीं ना कहीं रोजगार उनको मिलेगा, और पॉल्यूशन तो कमेगा ही, और जो भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं स्टेट के अंदर, उन पे भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंस कमेगा। तो ये तरीके हैं, ये आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक, अभी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बाइक का ही जमाना होगा, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम, समझ रहे बात को। विथ एन ऑर्डर नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन लॉ एंड मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर नोटिफाई किया गया है कि कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी एंड जम्मू एंड यूटी ऑफ लद्दाख, जो देखिए अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में जो कोर्ट था, हाई कोर्ट था, उसका नाम था कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड यूटी ऑफ लद्दाख। उसका नाम चेंज कर दिया सीधे सीधे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड लद्दाख। तो ये नाम ध्यान रखिए, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड लद्दाख। कमेंट करके बताइएगा मैंने हाई कोर्ट को पढ़ाया आपको, हमने हाई कोर्ट को आपको पॉलिटी में पढ़ाया है। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है कि एक हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा या मोर देन 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, किस आर्टिकल में मेंशन है, और ये बताना है आपको कमेंट करके कि क्या हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शंस है या नहीं, सलाहकार न्याय क्षेत्र है या नहीं, सलाहकारीय न्याय क्षेत्र है या नहीं, ये कमेंट करके बताना, यस और नो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है, ये 3 सवाल मैंने यहां पर डाला, तीनों का कमेंट करके आंसर आना चाहिए। ठीक है, विच स्टेट हैज सेट अप अ कंट्री फर्स्ट ग्रीन एटीएम, देखिए ऐसा एटीएम जहां पे लोग अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, अपना फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लगाएंगे, लोगों को उनके राशन कार्ड में जितना उनको अनाज मिलता है वो उनको अनाज मिल जाएगा। एटीएम मतलब ग्रेन एटीएम, अनाज, पहला अनाज एटीएम, ग्रेन मीन्स अनाज होता है। देख सकते हैं ये महिला है, यहाँ पे आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर डालिए, बायोमेट्रिक लगाइए, इसमें एक बोरी लगा रहेगा, जितना आपका क्वांटिटी है उतना ही इसमें आपको अनाज जो भी है, बाजरा है, चावल है, मतलब चावल है, गेहूं है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्षमता आप समझ लीजिए, इसका क्षमता है भैया 5 से 7 मिनट के अंदर 70 केजी तक के चावल या जो भी अनाज है उसको ये डिस्पेंस कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, इस तरह का ये एटीएम बनाया गया पहला बार इंडिया में। और कहाँ बना है, गुरुग्राम, हरियाणा में बना है, हरियाणा के फारूका नगर, गुरुग्राम। अच्छा, गुरुग्राम का नाम आपने सुना होगा, गुरुग्राम जहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है, गुरुग्राम। तो याद रखिए। ठीक है, गुरुग्राम में बहुत सारे चीज का हेडक्वार्टर है, बहुत सारे फ्लाइट कंपनियों का, जो भी फ्लाइट के जो भी आप देखते होंगे, जैसे स्पाइस जेट हो गया, ये सारे उन बहुत सारे का गुरुग्राम एक हब है जहाँ बहुत सारे का ऑफिस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरियाणा, आगे चलते हैं। हरियाणा में बहुत सारे स्कीम हैं, आप देखिए ऑक्सीजन ऑन व्हील स्कीम करनाल से स्टार्ट किया गया। कहाँ स्टार्ट किया गया, करनाल से। ऑक्सीजन ये सब का आपूर्ति करेगा। ऑक्सीजन ऑन व्हील को महिंद्रा कंपनी ने भी स्टार्ट किया है। ऑक्सीजन ऑन व्हील को अगर हम बात करेंगे
तो ध्यान रखिएगा, जग मोहन करके ऐसे करके ऑक्सीजन ऑन व्हील है, ठीक है। जगन्ना ऑक्सीजन ऑन व्हील, ये हैदराबाद ने मतलब आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। प्राण वायु देवता बोला कि 75 वर्ष, जो भी 75 ईयर से ज्यादा जिनका, जिस पेड़ का एज हो गया, उन पेड़ों को देखभाल के लिए 2500 रुपया पर ईयर दिया जाएगा। और ये प्राण वायु देवता स्कीम जो लॉन्च किया गया भैया, ये किया गया ऑक्सीबन भी, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीबन भी लॉन्च किया गया, ऑक्सीबन, ठीक है। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, ऑक्सीबन स्कीम, ये सारे हरियाणा लॉन्च किया। संजीवनी योजना ये बहुत जल्दी ही आपको मेडिकल केयर मिलेगा, क्योंकि मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाएगा आपको जो भी गांव है रूरल एरिया में। हरियाणा कहाँ है भैया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। हरिहर स्कीम, जो भी बच्चे अबेंडेंड बच्चे हैं, जो भी बच्चे जिनका घर वर नहीं है, मतलब रास्ते भटके रहे बच्चे हैं, अबेंडेंड बच्चे हैं, उनको हरिहर स्कीम के तहत उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है हरियाणा का सब स्कीम। समझ रहे बात को? आगे चलते हैं। किस स्टेट ने साइन किया है, किस यूटी ने साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ये ऐसा एजेंसी है जो ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के काम करता है। जिस तरह सिक्किम पहला स्टेट जहां ऑर्गेनिक मीन्स कि यहाँ पे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल वर्जित है। ऐसा स्टेट जहां पे विदाउट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर, बिना खाद इस का इस्तेमाल करके खेती किया जा सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको बोलते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन है? सिक्किम है। तो सिक्किम के जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है सोका, उसके साथ एमओयू साइन किया है लद्दाख ने। किसने? लद्दाख ने। A tripartite MOU signed between Ladakh and SSCO regarding implementation of परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोडी, ठीक है। तो परंपरागत कृषि जो पहले हम लोग कृषि करते थे बिना खाद का, उसी तरह से उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2025 तक के लद्दाख को हम लोग क्या करेंगे, लद्दाख को ऑर्गेनिक यूटी बनाया जाएगा। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो लद्दाख ने किया, ठीक है। सिक्किम पहला राज्य जो कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लद्दाख में भी स्कीम लॉन्च किया गया था, यूनटैब स्कीम। यहाँ के जो आर के माथुर हैं, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर हैं, उन्होंने यूनटैब स्कीम को लॉन्च किया। बोला कि टैबलेट दिया जाएगा बच्चों को उनको पढ़ने के लिए, तो ये यूनटैब स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है। समझिएगा बात। यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है, एक एमओयू साइन किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया और किसके साथ? तो वो साइन किया है डेनमार्क के साथ, किंगडम ऑफ डेनमार्क और इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने, दोनों ने साइन किया है हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है। तो ये डेनमार्क, ओके। अच्छा, डेनमार्क किससे नाम से आपको याद आया कि वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कास्टर, बालू का सबसे ऊंचा जो बनाया गया महल 69 मीटर का, भैया कहाँ बनाया गया? डेनमार्क में ही तो बनाया गया। तो ये याद रखना है। सारे जो चीजें आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे। सबसे जो अच्छा तरीका है हम लोग को याद करने का, हम लोग को करेंट अफेयर को याद करने का, वो है मल्टीपल रिवीजन। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। कितना भी बुक ले लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। मल्टीपल रिवीजन और इग्नोर करिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म को। ऐसा नहीं है कि आज उसका 6 महीने का मैगजीन आया तो उसका पढ़ लेंगे, उसका मैगजीन आया तो उसको पढ़ लेंगे। एक चीज को फॉलो करिए, सारे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, सारे चीज वहां पे मिल जाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना। और हम ला ही रहे हैं 6 मंथ का करंट अफेयर। अभी पूरे जनवरी से जुलाई लेट आएगा, लेकिन अच्छा आएगा। जनवरी से जुलाई लाएंगे पूरे करंट अफेयर 6 मंथ का। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। करंट अफेयर के लिए परेशान होना ही नहीं। आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं बिलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इनकरेज करेगा दोनों देशों के बीच में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को लेके, भारत और डेनमार्क के थ्रू, ठीक है, हेल्थ सेक्टर को लेके, ठीक है। ये जो आपका समझिएगा कि बात करेंगे, सेम चीजें हैं क्या? दोनों सेम चीज कॉपी हो गया क्या? हाँ, दिस विल फैसिलिटेट इन इम्प्रूविंग द, सेम चीज है। पब्लिक हेल्थ को लेके
स्वास्थ्य विभाग को लेके, स्वास्थ्य मामलों को लेके इन दोनों देशों के बीच में सहयोग, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन किया गया, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कैबिनेट ने अप्रूव किया है, डीए को बढ़ा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओके, उनका डीए बढ़ा दिया गया भाई 1 जुलाई से लेके 17%। पहले डीए हम लोग को फ्रीज कर दिया गया था, हम लोग का डीए 17% ही कर दिया गया था, जो हमारा था उससे बढ़ नहीं रहा था डीए, लेकिन अब डीए को बढ़ा के 28% किया है। बट जो हमारा पिछला जो डीए फ्रीज किया था जनवरी 2020 से, वो एरियर नहीं देगा, वो एरियर जो है बाकी है, एरियर नहीं मिलेगा, ये बहुत सही नहीं किया, तो ये मिलना चाहिए था। तो 17% से 18% को कर दिया गया है आपके डीए को, हमारे डीए को, ठीक है। डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो ये सवाल डाटा के अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, खेल मंत्री पहले थे किरण रिजिजू, अब कौन बने हैं, अनुराग ठाकुर। उन्होंने लॉन्च किया है एक चीयर सॉन्ग, उत्साह बढ़ाने के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए गाना, एक सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, जो परफॉर्म किया गया अनन्या बिरला के द्वारा। अनन्या बिरला ने उसको को परफॉर्म किया है, कंपोज किया गया AR रहमान के द्वारा। समझ रहे बात को। अब आपके सामने मोहित चौहान है, मोहित चौहान ने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए गाना गाया है, लक्ष्य तेरा सामने। बहुत अच्छा, सुनिएगा, मैंने कल इसको सुना था, लक्ष्य तेरा सामने है, बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, ये बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है। इस गाने को इनके पत्नी ने, मोहित चौहान की पत्नी ने ही इस गाने को कहने का मतलब कि इसका लिरिक लिखा है, लक्ष्य तेरा सामने है, बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग सॉन्ग है, सुनिएगा। अच्छा, श्याम सुंदर जानी के बारे में जानते हैं, फैमिलियल फॉरेस्ट्री, पेड़ को अपना परिवार मानो, जंगलों को अपना परिवार मानो, इस कंसेप्ट के लिए इन्हें कौन सा प्राइज मिला है, राजस्थान के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के हैं, और इन्हें प्राइज मिला है UN लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। UN लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे मिला है, श्याम सुंदर जानी, राजस्थान के हैं, फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए। समझ रहे हैं बात को, इस चीज को। अब मुझे ये बताना है, मैंने बताया आपको सुमित्रा मित्रा के बारे में, इन्हें एक अवार्ड मिला है यूरोपियन के लिए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। बस कमेंट करके बताना कि सुमित्रा मित्रा को अभी हाल में कौन सा अवार्ड मिला, क्योंकि मैंने इसको 4 बार बताया है, तो मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा, आंसर बताना, सुमित्रा मित्रा को अभी हाल में कौन सा अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं, कुछ CEO हैं जो मुझे याद करवाने हैं आपको। पहला बात, रेलवे मिनिस्टर बने हैं अश्विनी वैष्णव। व्हाट्सएप के जो ग्रीवनांस ऑफिसर बने हैं व्हाट्सएप के, वो हैं परेश लाल। परेश लाल बने हैं व्हाट्सएप के ग्रीवनांस ऑफिसर, शिकायत अधिकारी जिसको बोलते हैं। फेसबुक के मैंने बताया था स्फूर्ति प्रिया, ठीक है, फेसबुक के स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के CEO भी हैं जैक डोरजी। ट्विटर के ग्रीवनांस ऑफिसर कौन बने भाई, कमेंट करके बताना, ठीक है। ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं, कल की शायद मैंने परसों बताया था, ठीक है। ग्रीवनांस ऑफिसर कौन बने, कमेंट करके, सारे जितनी बार मैं बोलूंगा उतना कमेंट करना है, याद होगा। आप आंसर देख के बताइए, लेकिन आपको याद हो। माइक्रोसॉफ्ट के CEO तो पता है, सत्य नडेला हैं, ओके। अमेजन के CEO हैं आपके ND JC, अभी भले हाल में। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कृष्णा मूर्ति। अभी अमेजन के CEO ND JC, इसके पूर्व CEO थे कौन, अमेजन के जेफ बेजोस, जो पहले ऐसे ह्यूमन बन जाएंगे, पहले ऐसा आदमी बन जाएगा जो अपने प्राइवेट स्पेसशिप से अंतरिक्ष में जाएगा। समझ रहे बात को, आगे चलते हैं। कह रहा है कि डीलिमिटेशंस जो होता है, सीमा, जो परिसीमन आयोग जो होता है, आपको पता होना चाहिए, हाल में नया डीलिमिटेशंस बनने वाला है। ऐसा हो रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो असेंबली का सीट है उसको 83 से 90। देखिए डीलिमिटेशन क्या होता है, जो विधानसभा की सीटें होती हैं, लोकसभा की सीटें, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीटें जो होती हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र की जो सीटें होती हैं उसको बढ़ाए। मान लेते हैं एक एरिया है, बिहार है मान लेते, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसके एरिया को छोटा बड़ा कर देगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 है, विधानसभा क्षेत्र नंबर 2 है, 3 है, इस तरह से बहुत सारे विधानसभा होते हैं, क्षेत्र होते हैं। तो क्या होता है ना कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या करते हैं, इसको छोटा कर देगा। मान लेते हैं 3 है और यहाँ पे
मान लेते हैं कि एक छोटा एक मैं एग्जाम्पल लूँ, 4 ही विधानसभा की सीटें हैं, तो क्या करता है ना, 1 2 3 4 विधान, अब इन 4 में से ही छोटे छोटे इस एरिया को काट के बना देगा 5वां, तो वहीं एरिया नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, मतलब एक विधानसभा सीटें को कम, एक जो विधानसभा का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, एक को बड़ा कर देंगे, इस तरह से सीटों की संख्या बढ़ा घटाने का काम करता है। ये 83 से 90 हुआ है इस बार, 83 से 90 हुआ इस बार डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे बात को। आगे चलते हैं, देखिए नहीं अभी हम देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन कितने बार इंडिया में स्टैब्लिश्ड हुआ है। देखिए अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं 1952 में हुआ, ठीक है, उन्होंने 1951 के जनगणना के अकॉर्डिंग सीटें बनाई, लोकसभा की सीट 494 बनाई, ठीक है। फिर 1963 में आया जब हमारा पुनर्गठन जो अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके बाद आया, तो इसने 1961 के जनसंख्या का आधार लिया, मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटों का बंटवारा, एक तरह से सीटों का बंटवारा किया जाता है, तो 522 लोकसभा की सीटें हुई। फिर 1973 में आया भैया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 71 का सेंसस लिया, सीटें 543 ही बताई, मतलब बढ़ाया। 2002 में आया, फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 543 सीटें हुई लोकसभा की, लेकिन हाँ ये क्या हुई कि राज्यों में लोकसभा की सीटें कुछ में कम हुआ कुछ में बढ़ा, लेकिन ओवर और पूरे इंडिया में लोकसभा की सीटें 543 ही हुई। असेंबली की सीटें देख सकते हैं बढ़ा है, कैसे कैसे किस तरह से बढ़ा है। अब 2026 में, 2002 में बाद ऐसा किया गया, 84वां संशोधन हुआ, 84 अमेंडमेंट जो हुआ 2002 में, उसने बोला कि डिलिमिटेशन कमीशन 2026 तक नहीं होगा, 2026 में ही डिलिमिटेशन कमीशन अब नया बनेगा, और 2021 का, उसमें 2021 का जो जनसंख्या उसको आधार लिया जाएगा। समय बाद 2021 का जनसंख्या को आधार लिया जाएगा, और 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, फिर राज्यसभा लोकसभा विधानसभा की सीटों का बंटवारा, मतलब कहने का मतलब कि बढ़ाना घटाना वाला काम होगा। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग मतलब एक तरह से जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उनका कैपेसिटी को बढ़ाता है, कम करता है, कितना जनसंख्या पर इतना सीट बनेगा, उस तरह से। समझ रहे बात को, समझ पा रहे हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ओके। लेकिन अब 2026 में होने वाला, लेकिन अभी देखिए जम्मू एंड कश्मीर में फिर से डिलिमिटेशन बनने वाला है, तो जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही डिलिमिटेशन कमीशन होगा और बैठेगी, और इसका सीट को 83 से 90 किया जाएगा जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें की संख्या, विधानसभा की सीटें की संख्या, ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अभी किस कंट्री ने साइन किया है 1.3 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट, ठीक है, 1.3 बिलियन, लगभग 130 करोड़ डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर, और किसके साथ, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो हमारे ये इंडिया के है, सतलज जल विद्युत निगम के साथ साइन किया है 1.3 बिलियन डॉलर का नेपाल ने। किस लिए भाई नेपाल ने, तो लोअर अरुण, जो अरुण नदी है उसके नीचे वाला पार्ट पे डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने वाला, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ बनने वाला लोअर अरुण पर, तो इसलिए नेपाल में 130 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्चा करके मतलब कहने का मतलब SJVN जो सतलज जल विद्युत निगम है उसके साथ समझौता किया। तो बस नाम याद रखना है कितने डॉलर का है, किस कंट्री ने किया है, SJVN किस चीज के लिए किया है, तो लोअर अरुण पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने वाला है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का एक पार्ट है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी, और ये पहला हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है किस यूटी में, ये भी लॉन्च करने वाला है भैया लद्दाख में। NTPC ने भी हाल में ही कच्छ में, ध्यान रखिएगा, NTPC ने भी हाल में ही कच्छ में क्या स्थापित किया है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी हाल में ही कच्छ में क्या बनाया, ये कमेंट करके बताना है, ये भी पावर सेक्टर से ही संबंधित है, ये बताना, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा, लद्दाख में। ये भी सोलर वर्ल्ड से लेके चीजें हैं, सोलर, यहाँ पे सोलर पैनल्स बनाया जाएगा, सोलर कारपेट बिछाया जाएगा, मतलब इट मीन्स कि पूरे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट का काम यही है कि हम लोग
जो हरा जो ऊर्जा, हरित ऊर्जा जो होता है, जो सोलर ऊर्जा होता है, उसका यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा इसका। ठीक है, तो ये लद्दाख में। समझ रहे हैं बात को? कमेंट आपको मतलब कहने का मतलब कि याद रखना है। ठीक है, सारे चीज महत्वपूर्ण है। कौन सा टेम्पल को यूनेस्को ने सिलेक्ट किया है नॉमिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेशन के लिए अभी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं इंडिया में? 38 हैं। तो ये टेम्पल है रमप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना। रमप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना, देख सकते हैं ये तेलंगाना का टेम्पल, तेलंगाना में है टेम्पल, रमप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना। समझ रहे बात को? तो ये जो टेम्पल है भैया, इसको शामिल किया जाएगा विश्व विरासत में। अभी इसका नॉमिनेशन के लिए इसको सिलेक्ट कर लिया गया है। इट मे बी कि इसका अभी तो बहुत सारे टेंटेटिव लिस्ट में 42 हैं जो वेटिंग लिस्ट में है शामिल होने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को द्वारा। अभी इंडिया में 38 जो हैं उसमें ध्यान रखिएगा, 30 जो हैं नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, ओके ध्यान दीजिएगा। 7 जो है कल्चरल सांस्कृतिक है, एक जो है मिक्स है, नेचुरल और कल्चरल दोनों है, एक जो प्रकृति के द्वारा बना है वो 30 साइट्स है, 7 जो भैया कल्चर के द्वारा मतलब नेचुरल के रूप में इसको रखा गया। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम बात करते हैं जहाँ पे जैसे प्रकृति द्वारा नहीं बना, इट मीन्स कि उसमें एक तरह से उसको नेचुरल बोला गया बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत पहले से बना है और वहाँ पे एक प्राकृतिक रूप से वो बहुत ही मतलब कहने का रखता है। ठीक है, जैसे देखिए आगरा फोर्ट सबसे पहले 1983 में, आगरा, अजंता, एलोरा। ठीक है, ये कहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, अजंता महाराष्ट्र, एलोरा महाराष्ट्र। ताजमहल भी 1983 मिला, 1983 में 4 को मिला है। महाबलीपुरम का जो मॉन्यूमेंट है 1984 में, सन टेम्पल आपका कोणार्क सन टेम्पल है। ठीक है, चर्च ऑफ कॉन्वेंट ऑफ गोवा, गोवा में है। फतेहपुर सिकरी देख सकते हैं, हम्पी है, खजुराहो है, एलिफेंटा केव्स हैं। ओके, चोला टेम्पल जो अब बनाया गया था चोला टेम्पल से वो है। ओके, ये देख सकते हैं। पडक्कल का मंदिर है कर्नाटका में, बुद्धिस्ट मॉन्क सांची में, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, रॉक शेल्टर भीमबेटका, चंपानेर पावागढ़ गुजरात में, रेड फोर्ट दिल्ली में, राजस्थान का पूरा हिल फोर्ट वाला है जो पूरा राजस्थान वाला आता है, रानी की बाव आपका गुजरात में है। फिर आपका महाविहारा नालंदा, महावीर नालंदा यूनिवर्सिटी 2016 में शामिल किया गया। अब 2 जो हैं देखिए, ये जो पूरी मैंने नेचर साइड बोला, अब इसमें देखिए कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत है। तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडियन दार्जिलिंग, कालका शिमला, ये कुछ ऐसे हैं जिनको हेरिटेज साइट के रूप में बनाया गया, बोला गया प्रोटेक्टेड साइट के रूप में। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया दार्जिलिंग, ये दोनों याद रखिए रेलवे के लिए। बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर बोधगया टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है पूरा बोधगया महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखिएगा, वो पूरा यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है। ठीक है, जंतर मंतर राजस्थान वाला, जयपुर वाला, जंतर मंतर दिल्ली वाला, लेकिन जंतर मंतर राजस्थान वाला, जयपुर वाला, ये भी आता है आपका। अहमदाबाद का पूरा शहर जो है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये भी एक तरह से आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है। ठीक है, विक्टोरियन एंड आर्ट मेको मुंबई का, महाराष्ट्र वाला, जयपुर सिटी राजस्थान का, जयपुर जो पिंक सिटी इसको बोलते हैं, वो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है क्योंकि बहुत सारे वहां पे फोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आते हैं, उसमें नेशनल पार्क ही आएगा। काजीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरबन, नंदा देवी, वेस्टर्न घाट, ग्रेट हिमालय, ये सारे आपके क्या हैं? यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अभी सबसे महत्वपूर्ण कंचनजंगा नेशनल पार्क, मिक्स हेरिटेज साइट जो है एक ही मात्र है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में। ठीक है, नेचर प्लस आपका कल्चरल साइट है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, सिक्किम में। समझ रहे बात? किस साउथ इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है मथुरा कवचम कैंपेन किया गया है वैक्सीनेट करने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन्स, जो भी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनको कोविड-19 का टीका वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया मथुरा कवचम कैंपेन, इसके बारे में याद रखना है कि इसको स्टार्ट किया है आपका केरला ने। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? केरला ने स्टार्ट किया, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को केरला ने स्टार्ट किया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर हम बात करेंगे तो जून में जो आपका वुमेन कैटेगरी में मिला है सोफिया स्केस्टन को, आपकी इंग्लैंड की महिला है। डेविड कॉनवो जो कि आपके फीमेल है, सॉरी मेल कैटेगरी में मिला है। ठीक है, डेविड कॉनवो को जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर है।
तो प्लेयर ऑफ द मंथ आपके एग्जाम तक के कम से कम 6 महीने का याद रखिए। इससे पहली बार किसको मिला, ऋषभ पंत। तो पहली वाला और कम से कम लास्ट वाला 6 मंथ का याद रखना, मैंने तो आपको याद ही करवा दिया। तो देखते थे सोफी किस्टन जो कि इंग्लैंड की एक बॉलर है, स्पिनर है, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए, और प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए मेंस कैटेगरी वाला मिला है डेविड कॉनवो जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पिछला बार जो मिला है मुजफ्फर रहमान को मिला है मई वाला बांग्लादेश के, कैथरीन वायरसे को, कैथरीन वायरसे जो कि स्कॉटलैंड की है, इसे फीमेल्स वाला मिला है। और मुजफ्फर रहमान इन्हें ये दोनों को मिला था मई वाला प्लेयर ऑफ द मंथ मई, ठीक है, याद रखना। तो आज के करेंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल हम लोग मिलते हैं, कल करेंट अफेयर में सुबह मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड सेशन होगा। और शाम को मिलते हैं कल 8:30 बजे हम लोग पॉलिटी के सेशन में, ठीक है, क्योंकि आज हिस्ट्री का सेशन अपलोड किया जाएगा। तो 8:30 बजे कल मिलते हैं हम लोग पॉलिटी के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।